साथ खास मेहमान और भी जुड़ गए हैं, बता दें। हमारे साथ हिलाल अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर CSDS हमारे साथ हैं। मनीषा जी तो हमारे साथ हैं ही। राम कृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ हैं। और संदीप शास्त्री, राष्ट्रीय संयोजक, लोक नीति नेटवर्क, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि संदीप शास्त्री जी को जल्दी जाना है, तो दक्षिण भारत से हम शुरू इसलिए किए हमने। तो संदीप जी, आपसे जो ये पोल्स ऑफ पोल में और दक्षिण भारत में जिस तरह से दिखाई दे रहा है, फिलहाल जो एक नंबर सामने आ रहा है कि एक सीट का बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। अगर पिछली बारी 29 थे तो इस बार 30 होती भी दिख रही हैं। देखिए, जो ये गिनती 30 की दिखाई दे रही है, ये इस कारण से कम दिखाई दे रही है क्योंकि कर्नाटका में इन पोल्स में दिखा रहे हैं कि बीजेपी की परफॉर्मेंस थोड़ी पुअर होगी। उसको मेकअप थोड़ा तेलंगाना में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, केरला में हो रहा है और आंध्रा में हो रहा है। और उसको टोटलिटी में देखें तो सिर्फ एक सीट की बढ़त इसमें दिखाई दे रही है। बट ये भी ध्यान में रखिए, ये हम पोल ऑफ पोल की बात कर रहे हैं। अभी 2 महीने का कैंपेन अभी बाकी है और साउथ में काफी बदल हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। हमें 2 महीने का कैंपेन देखना पड़ेगा। कई राज्यों में पोल अगले हफ्ते हो रहा है, कईयों में 2 हफ्तों के बाद हो रहा है। जिस तरह से कैंपेन पैन आउट कर रहा है, और कर्नाटका की जब हम बात कर रहे हैं, जो हमने यहां पे जो ये हमारा पोल ऑफ पोल्स घाटा दिखा रहा है, ये घाटा बीजेपी के आंतरिक समस्याओं से है, कोई कांग्रेस की एक सफलता के कारण नहीं है। बीजेपी के अंदर जो समस्याएं हैं उसके वजह से ये घाटा यहां पे दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने कहा, अभी 2 हफ्ते अभी कर्नाटका में चुनाव के समय और भी है। इस 2 हफ्तों में क्या कांग्रेस और भी अपना स्थिति इंप्रूव कर सकता है या बीजेपी रिकवर कर सकता है, वो अगले 2 हफ्तों में हमें। संदीप जी, एक क्विक सवाल मैं और लेना चाहूंगा आपसे, और स्पेसिफिकली तमिलनाडु पुडुचेरी को लेकर, क्योंकि फर्स्ट फेज में ही पोल है, प्रचार खत्म होने वाला है 5 बजे अब। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि तमिलनाडु में क्या बीजेपी जीत रही है जैसा कि हम लोग दिखा रहे हैं? आपने ग्राउंड पर क्या देखा? बीजेपी को गेन होता हुआ अपने पोल ऑफ पोल्स में पुडुचेरी और तमिलनाडु की 40 मिला के 2 सीटों का बीजेपी को गेन हो रहा है। अब पिछले हफ्ते हमारा बैटल ग्राउंड प्रोग्राम चेन्नई में ही था और वहां पे जब हमने लोगों से बात किया, इस फिगर के आसपास ही ट्रेंड आ रहा था। लेकिन इस ट्रेंड में महत्व की बात यह है कि डीएमके को ओपोज करने वाला अलायंस अभी लगता है बीजेपी का लीडरशिप का अलायंस बनेगा और अन्ना डीएमके का लीडरशिप वाला अलायंस तीसरे स्थान पे चले जाएगा। और ये मुझे लगता है बीजेपी का उद्देश्य था कि हम इस राज्य में डीएमके के ऑपोजिशन में प्रमुख अलायंस आगे होते हुए उभरें। और जो संकेत आपके पोल ऑफ पोल में आ रहा है, वही हमने शायद पिछले हफ्ते चेन्नई में देखा था। और अभी भी चुनाव के लिए कई दिन बाकी हैं। उन दिनों में कैंपेन से कुछ फर्क पड़ेगा, वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि डीएमके बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन शुरू कर रही है। कल स्टालिन ने ये होल डिलिमिटेशन कमीशन की बात उठाई है, जो एक क्वाइट एक्सप्लोसिव विषय हो सकता है। सो अभी इसका इंपैक्ट क्या होगा देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखते हैं। हिलाल अहमद भी हमारे साथ है। हिलाल, अमिताभ तिवारी भी हमारे साथ है। लेकिन हिलाल अहमद, पहले आपसे, आपका क्या आंकलन है या विश्लेषण है इस समय आज, और ये ओपिनियन पोल्स को अगर दक्षिण भारत की पहले हम बात करें, जिस तरह से प्रधानमंत्री के तूफानी दौरे हुए हैं, अगर इंडिया पक्ष की बात करें तो राहुल गांधी तो वायनाड की सीट से डिक्लेयर होकर वहां से चुनाव वो लड़ रहे हैं, वहां पे भी रैलियां हुई हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के निर्माण से पहले और बाद में तवज्जो दी है दक्षिण भारत को, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मेहनत वहां पे की जा रही है सरकार की तरफ से। देखिए, इसमें 2 पक्ष हैं। दक्षिण को जब उत्तर और भारत को बांट कर देखें तो उसको समझने के 2 पक्ष मुझे लग रहा है कि उन पर बात होनी चाहिए, तभी चीजें साफ होंगी। जैसे संदीप भाई ने भी कहा कि जो जिसे हम राजनीतिक विमर्श कहते हैं चुनाव के समय में, वो राजनीतिक विमर्श क्या उत्तर भारत केंद्रित
जिस तरह की बातें होती हैं, क्या वाकई में दक्षिण में वैसा होता है या नहीं, एक पक्ष ये है। दूसरा है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का पक्ष, यानी कि अगर जो चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी दल हो या बीजेपी भी हो, तो क्या उसका संगठनात्मक ढांचा इतना तैयार है कि वो चुनाव को निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर जीतने की स्थिति में है या नहीं है। तो अगर हमें ये दो फैक्टर्स को अगर हम ध्यान रखें, विमर्श को और संगठन के ढांचे को पार्टी के, तभी हमको बहुत बड़े प्रेडिक्शन करने चाहिए। और संदीप भाई की जो बात थी, मैं सिर्फ उसमें एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ, और वो ये है कि जो कर्नाटक के विषय में है, कि कर्नाटक में बीजेपी की जो स्थिति है वो तकरीबन वही है जो कि किसी भी उत्तर भारत के राज्य में कांग्रेस की स्थिति। तो अगर संगठनात्मक तौर पर ये लचीलापन होगा, तो अगर भले ही राजनीतिक विमर्श आपका राष्ट्रीयकरण का होगा, तो उसका नुकसान होगा, आप उसको फायदे में नहीं बदल सकते। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि अब एक और चीज याद रखिए, और इसीलिए ये जो पोल्स ऑफ पोल है उसको एक बार थोड़ा सा इतना हम ये मानकर नहीं चल सकते कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। और वो ये है कि पिछले तकरीबन 10 या 12 चुनाव और उसके पहले भी एक ट्रेंड देखने में आया, वो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो मतदान करने वाला जो हमारा वोटर है, उसकी प्रवृत्ति अलग होती है, और जब ही वो राज्य के स्तर पर चुनाव में भाग लेता है तो वो अलग होती है। तो कई बार हम ये आकलन कर बैठते हैं कि जैसा कि बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर एक मतदाता का राज्य के स्तर पर है, वैसा ही राष्ट्रीय स्तर पर होगा, ऐसा नहीं होता। और अगर हम बीजेपी की सफलता को देखें पिछले 10 सालों में, तो ये फर्क ने बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा किया। जहां बीजेपी हारी है उसके अंदर ये हुआ कि राज्य विशेष के मुद्दे थे। असेंबली इलेक्शंस जब बीजेपी हारी, तो उसका कारण ये था कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर का चुनाव बनाकर उसे पेश कर रही थी। लेकिन जहां जहां पर बीजेपी जीती, उन स्थानों पर ये चीज स्पष्ट थी कि मामला राष्ट्रीय स्तर पर, कि उसका जैसे राष्ट्रीयकरण होता है तो ये आसान हो जाता है एक वोटर के लिए कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़े। मेरे साथ राम कृपाल जी भी हैं। कुछ कह रहे थे हिलाल साहब, मैं चाहूंगा हम सब थोड़ा प्रिसाइज रखें अपनी चर्चा को, क्योंकि पूरे देश की बात करनी है। 543 सीटें हैं। सॉरी राम कृपाल जी, हम देख रहे हैं तमिलनाडु के, मैं फिर लौट रहा हूँ, तमिलनाडु में जो इंडिया ब्लॉक है उसको 33 सीटें आ रही हैं। पिछली बार पूरी की पूरी थी, और इसमें एडीएम के भी सेंध लगा रही है, 4 सीटें जीत रही है पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक, और बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें आ रही हैं। कल हमारे चैनल में हमारे एडिटर इन चीफ तुगलक एडिटर गुरुमूर्ति साहब से बात कर रहे थे, और गुरुमूर्ति साहब ने कहा कि जो तमिलनाडु की जो राजनीति है, जो द्रविडियन राजनीति थी, वो जयललिता और करुणानिधि के जाने के बाद धीरे धीरे अब दोनों पार्टियां उस द्रविडियन राजनीति के चलते रेंग रही हैं। इस टाइम पे रेंग शब्द का इस्तेमाल अगर मैं कहूं उनका लिटरल ट्रांसलेशन, तो वो ऐसा था। क्या आपको लगता है कि ये जो बड़ा वैक्यूम वहां खड़ा हुआ है, कांग्रेस के पास कोई बड़ी लीडरशिप तमिलनाडु में इस वक्त नहीं दिखाई देती है, चिदम्बरम साहब दिल्ली की राजनीति ज़्यादा करते हैं, ज़मीन की राजनीति उतनी नहीं करते हैं, इन परिस्थितियों में आपको लगता है कि बीजेपी के पास ये मुफीद मौका है अपने आप को दक्षिण में, खासकर तमिलनाडु में स्थापित करने का? देखिए, मैं संक्षेप में ही अपनी बात रखूंगा। अभी हिलाल भाई ने जो एक बात कही थी, तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इस देश का मतदाता आज से नहीं, बहुत पहले से परिपक्व है। 1985 की बात याद कीजिए, जब कर्नाटक ने राजीव गांधी को दिल्ली के लिए थंपिंग मेजॉरिटी दी थी, और राजीव गांधी ने सबसे पहले कर्नाटक विधानसभा को भंग कर दिया। 100 दिन के अंदर कर्नाटक में चुनाव हुए, और इसी कर्नाटक की जनता ने, जिसने राजीव गांधी को थंपिंग मेजॉरिटी दी थी, उसी ने रामकृष्ण हेगड़े की जनता पार्टी को अपने लिए चुना मुख्यमंत्री। तो मैं ये कहता हूं कि राष्ट्रीय चुनाव, संसद के चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव, इसके बारे में मतदाता पहले से बहुत जागरूक है और उसी हिसाब से निर्णय करता है। अब रही आपकी दूसरी वाला जो सवाल बीजेपी के लिए, देखिए बिल्कुल सही है सुमित जी, मैं बहुत पहले से कहता हूं। देखिए, बंगाल में सबसे माना जाता था कि सबसे जो भाषा एक दीवार है, तो बांग्ला अपने को बिल्कुल तमिल के बराबर ही रखती है। उनका भी अपना अभिमान का, हमारी भाषा जैसे तमिल है, तेलुगु है, सब। देखिए, बंगाल में बीजेपी ने धीरे धीरे संगठन बनाना शुरू किया और 3 से वो 73 पे पहुंच गई। लोकसभा में भी 18-19 वो पहुंच गई। तो ये देखिए कि बहुत पहले से तमिलनाडु और केरल में
वो कहीं ना कहीं चाहे वो संघ के रूप में वहां पर काम करते रहे हैं। और अब ये ऐसा मौका आया है, मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे बंगाल में वो 3 मिला था, हो सकता है कि वो दौड़ तमिलनाडु में आज 2 मिल जाए। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो एक्सेप्टेंस है, मैं वोट परसेंटेज पर जाऊंगा सीट के बजाय। अगर जैसा कि दिखाया गया है कि 24 या 25% के आसपास वोट दिखा रहे हैं, अगर 24 से 25% वोट बीजेपी का वहां पर जा रहा है तमिलनाडु में, तो मैं कहूंगा कि ये बीजेपी का एक तरह से एक्सेप्टेंस है कि बीजेपी को जैसे बंगाल ने अपने क्षेत्र की एक पार्टी मान लिया है, वैसे ही साउथ में भी करेगा। केरल की बात, आपकी बातों से रामकृपाल जी वो घटनाएं भी याद आती हैं। हाँ बिल्कुल, और वेष्टी पहन के जब प्रधानमंत्री घूम रहे थे शी जिनपिंग के साथ, तो वो तमिलनाडु को कि क्या आवाम को खुश करने की कोशिश थी। फिर वो सेंगोल वाला एपिसोड होता है, पार्लियामेंट में सेंगोल रखा जाता है। फिर वो तमिल भाषा को लगातार अपनी तमाम तकरीरों में कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है। तो ये तमाम जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं वो बीजेपी और बीजेपी की लीडरशिप बीते कुछ सालों से लगातार प्रोजेक्ट करती जा रही है। और शायद यही फायदा है कि जो बात आप बंगाल की कहानी बोल रहे हैं वो तमिलनाडु में बीजेपी के लिए हो सकती है। लेकिन होगा क्या,